हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हमने आपको कैसे किसी रिएक्शन में नंबर ऑफ फेज कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में आपको हमने बताया है। आज हमें इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में पढ़ना है। तो जैसे मान लीजिए कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है A प्लस बी से C प्लस डी, C प्लस डी। A प्लस बी रिएक्टेंट है, C प्लस डी प्रोडक्ट है, और आपको हमने ये बताया है कि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन दिस इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में कन्वर्जन दिस इज रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इस डायरेक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन जिस स्पीड से प्रोसीड करती है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको कहा जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब हमने आपको ये बताया था कि जैसे रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, तो जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, अगर उसी स्पीड से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में टाइम के साथ कोई भी चेंज नहीं होगा। और जब किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी चेंज ना हो तो उसी स्टेट को कहा जाता है इक्विलिब्रियम स्टेट। अब ये तभी पॉसिबल है जब जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, अगर उसी रेट से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं होगा। और जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन जितना था उतना ही बना रहे, उसमें कोई भी चेंज ना हो, तो उसी स्टेट को कहा जाता है इक्विलिब्रियम स्टेट। तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन तभी सेम अनचेंज्ड रहेगा जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट इक्वल होगा। तो इक्विलिब्रियम पर दो बातें आपको जानना है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और दूसरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रिमेन अनचेंज्ड। तो एट इक्विलिब्रियम पर नंबर वन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, R मीन्स रिएक्टेंट, P मीन्स प्रोडक्ट, रिमेन अनचेंज्ड, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। और दूसरा है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होगा, इक्वल। तो जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, अगर उसी स्पीड से प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए तो ऐसी स्टेट को कहा जाता है इक्विलिब्रियम स्टेट, दैट इज RF इज इक्वल टू RB, RF इज इक्वल टू RB। तो यही इक्विलिब्रियम स्टेट की कंडीशन है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट बैकवर्ड डायरेक्शन के रेट के इक्वल होना चाहिए। अब एक बार आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा, अब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि A इज कन्वर्टेड इनटू B, कि A B में कन्वर्ट हो गया, A B में कन्वर्ट हो गया, ठीक। आपसे क्वेश्चन पूछा है A इज कन्वर्टेड इनटू B। अब आपसे कहा है कि जब इक्विलिब्रियम आएगा उस समय A 20% B में कन्वर्ट होगा, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है A 50% B में कन्वर्ट होगा। थर्ड ऑप्शन A 80% B में कन्वर्ट हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन है रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ A इंटू B
एंड बी इंटू ए बिकम इक्वल। तो आंसर क्या होगा? फोर्थ, क्योंकि हमने आपको इक्विलिब्रियम स्टेट की कंडीशन बताई है, इक्विलिब्रियम पर कितने परसेंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा ये फिक्स नहीं है, लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेट की केवल एक ही कंडीशन है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा तो उसी स्टेट को कहा जाता है इक्विलिब्रियम स्टेट। यानी इसमें सही आंसर होगा रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए इंटू बी एंड बी इंटू ए बिकम इक्वल। अब हमें ये जानना है कि इक्विलिब्रियम स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। तो पहला फर्स्ट इज it is dynamic in nature, it is dynamic in nature। ये डायनेमिक नेचर का होता है, ब्रैकेट में नॉट स्टैटिक, ये डायनेमिक नेचर का होता है, स्टैटिक नहीं होता। अब आपको इसी को समझना है, इक्विलिब्रियम डायनेमिक है, इक्विलिब्रियम स्टैटिक नहीं होता। अब आप ये समझिए, जैसे अभी हमने आपको बताया कि जब भी रिएक्शन होगी तो रिएक्शन में या तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा या तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। यानी जब भी रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होगा, या तो बढ़ेगा या घटेगा। लेकिन जब इक्विलिब्रियम आएगा तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो अगर कोई देखेगा तो वो ये कहेगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब रिएक्शन स्टॉप हो गई, यानी इक्विलिब्रियम स्टैटिक हो गया, रिएक्शन स्टॉप हो गई। जबकि आपको पता है कि रिएक्शन स्टॉप नहीं होती, जबकि रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में इक्वल स्पीड से प्रोसीड करती है। इसलिए ये जो इक्विलिब्रियम है ये देखने में लग रहा कि ये स्टैटिक है, जबकि आपको पता है कि ये स्टैटिक नहीं होता, ये डायनेमिक होता है। मतलब दिखता स्टैटिक है, होता डायनेमिक है, मीन्स दिखता कुछ है, होता कुछ है। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि इक्विलिब्रियम स्टेट डायनेमिक नेचर का होता है, स्टैटिक नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जब इक्विलिब्रियम होगा तो रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी, जबकि दोनों डायरेक्शन में इक्वल स्पीड से प्रोसीड करेगी। दैट इज रिएक्शन इज नॉट स्टॉप, रिएक्शन इज नॉट स्टॉप एट इक्विलिब्रियम, reaction is not stop at equilibrium, reaction is not stop at equilibrium but proceed in both direction, with equal speed, proceed in both direction with equal speed। दोनों डायरेक्शन में इक्वल स्पीड से रिएक्शन प्रोसीड करती है। तो इक्विलिब्रियम डायनेमिक नेचर का होता है, स्टैटिक नहीं होता। दूसरा, अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पर है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर है उस कंडीशन में अगर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम या कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा इसका मतलब ये हुआ या तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा या इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा। अब आपको ये समझना है कि इक्विलिब्रियम पर हमने कहा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम पर फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट
इक्वल है, आगे पीछे दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन सेम स्पीड से प्रोसीड करती है। हमने ये कहा कि इक्विलिब्रियम या तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा या इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा। हमें ये समझना है कि फॉरवर्ड कैसे शिफ्ट होता है, बैकवर्ड कैसे शिफ्ट होता है। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आप आगे 5 कदम आगे बढ़ाइए, 3 कदम पीछे, 5 कदम आगे, 3 कदम पीछे, 5 कदम आगे, 3 कदम पीछे। तो आप ये बताइए, आप आगे चल रहे हैं कि पीछे? तो आगे चल रहे हैं, इसका मतलब इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसी तरीके से अगर आप 10 कदम पीछे चलिए, 5 कदम आगे, 10 कदम पीछे, 5 कदम आगे, 10 कदम पीछे, 5 कदम आगे, तो आप पीछे चल रहे हैं कि आगे? इसका मतलब आप बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहे हैं। इट मीन्स इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। लेकिन अगर आप 10 कदम आगे चलें, 10 कदम पीछे, 10 कदम आगे, 10 कदम पीछे, तो ना तो आप आगे चल रहे हैं ना आप पीछे। इसका मतलब ये हुआ कि आप जहां थे वहीं हैं, मीन्स इक्विलिब्रियम स्टेट रिमेन अनचेंज्ड। अब आप देखिए, तो अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पर है, उस कंडीशन में अगर हम टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम या रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करें तो इक्विलिब्रियम उस स्टेट डिस्टर्ब हो जाएगा, या तो वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा या बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर कॉमा वॉल्यूम कॉमा टेम्परेचर एंड concentration of reactant and product. R and P means reactant and product. Changes reactant and product at equilibrium state, at equilibrium state changes equilibrium state, changes equilibrium state, that is equilibrium shift either in forward direction or इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इक्विलिब्रियम या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा या इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट का मतलब क्या है, ये हमने आपको बताया। बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट का क्या मतलब होता है, ये भी हमने आपको बताया। अब अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, उस कंडीशन में फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू हमेशा 0 होती है, यानी डेल्टा जी की वैल्यू इक्विलिब्रियम स्टेट पर 0। तो एट इक्विलिब्रियम चेंज इन फ्री एनर्जी, एट इक्विलिब्रियम चेंज इन फ्री एनर्जी इज इक्वल टू, चेंज इन फ्री एनर्जी इज इक्वल टू 0 एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अगर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू 0 होगी, दैट इज डेल्टा जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इक्वल टू 0। डेल्टा जी की वैल्यू कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर क्या होती है, 0 होती है। अब हम डेल्टा जी कैसे कैलकुलेट, डेल्टा जी क्या है, चेंज इन फ्री एनर्जी। तो चेंज इन फ्री एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू समेशन फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। समेशन मीन्स सम,
जितने प्रोडक्ट हैं सभी की फ्री एनर्जी को ऐड कर दीजिए, जितने रिएक्टेंट हैं उनकी फ्री एनर्जी को ऐड कर दीजिए, और प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी से रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी को माइनस कर दीजिए, तो हमें डेल्टा जी की वैल्यू मिलेगी। अब आप ये देखिए, इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है। ये वैल्यू 0 तभी होगी जब प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी और रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी इक्वल होगी। तो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, और अगर ये 0 है तो फ्री एनर्जी रिएक्टेंट की किसके इक्वल होगी? फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब आपसे अगर कोई पूछे कि इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट जब टाइम के साथ रिएक्टेंट प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी चेंज ना हो, तो उसी स्टेट को कहा जाता है इक्विलिब्रियम स्टेट। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाए, तो उसी स्टेट को कहा जाता है इक्विलिब्रियम स्टेट। जब रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी के इक्वल हो जाए, तो उसी को कहा जाता है इक्विलिब्रियम स्टेट। और जब फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो जाए, तो उसी स्टेट को कहा जाता है इक्विलिब्रियम स्टेट। अब हमें कोई भी रिएक्शन दिया हो, उस रिएक्शन के लिए हम डेल्टा जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे N2 + 3H2 गैस मिलेगा, ट्वाइस NH3 बनेगा। अब हमें इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो क्या हमने बताया? डेल्टा जी फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या है? NH3। तो फ्री एनर्जी ऑफ NH3, लेकिन इसके कितने मोल्स हैं? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ये प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी हो गई, माइनस फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है? N2 और H2। तो फ्री एनर्जी ऑफ N2 प्लस 3 टाइम्स फ्री एनर्जी ऑफ H2। क्लियर? ये रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी होगी। तो प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी से रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी को माइनस कर देंगे, तो डेल्टा जी की वैल्यू मिलेगी। अब इक्विलिब्रियम स्टेट पर डेल्टा जी 0 होगा, तो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू 0। इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी की वैल्यू 0 होगी, और डेल्टा जी 0 तभी होगा जब प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी और रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी इक्वल हो जाएगी। इसलिए फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट यानी N2 प्लस 3 फ्री एनर्जी ऑफ ये रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी हो गई, इक्वल टू फ्री एनर्जी ऑफ NH3 की फ्री एनर्जी और इसका डबल। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी और प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी क्या होगी? इक्वल होगी, और इसी स्टेट को कहा जाता है इक्विलिब्रियम स्टेट। अब अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है और उस कंडीशन में हमने उसमें कैटलिस्ट मिला दिया, तो जब हम उसमें कैटलिस्ट मिला देंगे तो क्या होगा? पहले आप ये जानिए कि कैटलिस्ट 2 तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, दूसरा होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। नेगेटिव कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को डिक्रीज कर देता है। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है और नेगेटिव कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को डिक्रीज करता है। अब अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पर है, उस कंडीशन में अगर हम उसमें कैटलिस्ट ऐड कर दें तो क्या होगा? तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर
अगर हम किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट मिलाएंगे तो कैटलिस्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रीजन क्लियर है कि कैटलिस्ट रेट को इंक्रीज करेगा, तो जितना वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के रेट को इंक्रीज करेगा उतना ही कैटलिस्ट बैकवर्ड डायरेक्शन के रेट को इंक्रीज कर देगा। इसलिए इक्विलिब्रियम स्टेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस इफेक्ट अगर पड़ेगा तो इतना कि इक्विलिब्रियम स्टेट जल्दी आ जाएगा, क्योंकि रिएक्शन अगर तेज़ी से चलेगी तो इक्विलिब्रियम स्टेट जल्दी आ जाएगा। यानी बिना कैटलिस्ट के अगर इक्विलिब्रियम 10 मिनट में आता है तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इक्विलिब्रियम 10 मिनट से पहले आ जाएगा। इसके अलावा इक्विलिब्रियम स्टेट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे ए रिएक्शन है, ए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट बैकवर्ड डायरेक्शन के रेट के इक्वल होगा। अब हमने इसमें कैटलिस्ट ऐड कर दिया। जब हमने इसमें कैटलिस्ट मिला दिया तो कैटलिस्ट जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन के रेट को इंक्रीज करेगा उतना ही बैकवर्ड डायरेक्शन के रेट को इंक्रीज कर देगा, और इसलिए इक्विलिब्रियम स्टेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस इफेक्ट पड़ेगा तो सिर्फ इतना कि इक्विलिब्रियम स्टेट जल्दी अचीव कर लेगा। इस बात को आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आप अपने घर से कोचिंग के लिए आते हैं, साइकिल से आते हैं। तो जब आप अपने घर से कोचिंग के लिए साइकिल से आते हैं तो आपको आने में 20 मिनट लगता है। लेकिन अब आप दूसरे दिन अपनी साइकिल को तेज़ी से चलाएं और तेज़ी से चलाएंगे तो आप कोचिंग में आएंगे, बस आपके आने में समय कम लगेगा। अगर पहले 20 मिनट में आते हो तो अब आप 10 मिनट में आ जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जिस दिन आपने साइकिल बहुत तेज़ी से चला दी तो आप कोचिंग में ना आकर के पड़ोसी के घर में घुस जाओगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आओगे कोचिंग में, बस अंतर इतना होगा कि जो आपका टाइम है वो कम हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर किसी रिएक्शन में हमने कैटलिस्ट मिला दिया तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो जाएगा, और उसका रीजन है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीजेज इक्वली। तो इसको लिख लीजिए। तो there is no effect of catalyst, there is no effect of catalyst on equilibrium state, there is no effect of catalyst on equilibrium state, but it help to attain equilibrium state, it help to attain equilibrium state very rapidly because it increase rate of forward reaction and backward reaction equal।